डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन जोन। बच्चों, आज मैं जैव प्रक्रम का क्लास नंबर 2 लेने जा रहा हूं, जो क्लास 10th के लाइव प्रोसेस से हैं। बच्चों, कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं कि मैंने कल जैव प्रक्रम के पहले पार्ट को समझाया था, जिसके अंतर्गत पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिचर्चाएं की थी। आज हमारा जो क्वेश्चन है वह है पौधों में श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन करें। बच्चों, ध्यान से देखना है, ठीक है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन करें, या इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसका भी वर्णन करें। यानी पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण ही आपको पढ़ना है। तो बच्चों, ध्यान में हमेशा इस बात को लेकर चलना है कि जब कभी भी प्रकाश संश्लेषण पर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है, ठीक है। तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है। पहला वाटर यानी जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा सूर्य का प्रकाश है सनलाइट, और क्लोरोफिल। ये चार मुख्य प्रकार के तत्व है जिसका कि हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। बच्चों, पहले परिभाषा को एक नजर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको जानना है सिंपल परिभाषा में कि पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसलिए अगर इसको परिभाषा को देखा जाए तो देखिए ध्यान से कि पौधों में पोषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जड़ के द्वारा मिट्टी जल से ग्रहण करके भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रतिफल के रूप में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनता है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से आप अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आप अलग से भी इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, उसी में अगला टॉपिक जो उसी क्वेश्चन का है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण की जब भी बात करेंगे तो अलग से 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग देखिए कितना अच्छे से इसको रटेंगे कि जैसे देखिए वातावरण से CO2, यहाँ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 6 मॉलिक्यूल्स ले रहा है, ठीक है। और जड़ के द्वारा प्लांट क्या लिया, वाटर ले रहा है, ठीक है, H2O 12 मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ देखिए गौर से कि सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में है, यहाँ ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में शो हो रहा है, ठीक है। और क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, तो ये लीफ यानी पत्तों में पाया जाता है, ठीक है। इसका मदद ले रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर यानी जल से प्रतिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, अगर ये अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है 6H12O6 ग्लूकोज, साथ में क्या वाटर और ऑक्सीजन और वाटर, ये 2 मॉलिक्यूल्स भी साथ में बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जब कभी भी इस क्वेश्चन को डील करना होगा तो आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण को भी दिखाना है। आइए अब एक चित्र के माध्यम से आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए इस चित्र में क्या है, आप गौर से देखिए। सबसे पहली बात, ये एक पौधा है, प्लांट है, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में सबसे पहली बात कि इस प्लांट में क्या करना है कि यहाँ पर शो कर दिए हैं प्लांट में कि ये वातावरण से CO2 ले रहा है। देखिए यहाँ वातावरण से CO2 लिया और यहाँ पर रूट हेयर के द्वारा इस जड़ से, ठीक है, क्या ले रहा है, ऊपर की ओर क्या लेके जा रहा है, पानी, ठीक है, यानी कि वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है। और ये जो पत्ती है, इस पत्ती में, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती, इसलिए हम देखिए यहाँ हिंट्स कर दिए हैं। यहाँ देखिए गौर से क्लोरोफिल है और इसकी बातें अभी आगे चल के स्ट्रक्चर में हम लोग डील करेंगे इसकी मदद से। और वातावरण से सनलाइट लिया है और इन सारे चीजों के हेल्प से क्या करता है
कि पौधा अपना भोजन तैयार करता है, इसीलिए आप चाहे तो प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन में इस डायग्राम को भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न जो है नंबर 1 और 2, ये 3 नंबर प्रश्न है। गौर से देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के स्थान का वर्णन करें या स्टोमाटा का वर्णन करें। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के स्थान का वर्णन करने बोल रहा है, या स्टोमाटा का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रकाश संश्लेषण का वर्णन करने से पहले आपको जानना होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों का मुख्य अंग पत्ती को माना जाता है, क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषण का रसोई घर भी हम लोग कहते हैं। इसकी आंतरिक संरचना की अगर बात करें, सपोज दैट मान लेते हैं यह एक प्लांट हम ले लिए। ठीक है, एक प्लांट ले रहे हैं। अब इस प्लांट में गौर से देखिए, इस प्लांट के एक लीफ को, इस लीफ को यहां पर दिखाने का कोशिश करें। ठीक है, इस लीफ को यहां दिखा रहे हैं। ठीक है, लीफ को जब इस तरीके से कटिंग करेंगे, इसके एपिडर्मल लेयर पर स्टोमाटा पाया जाता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप में इसको हम लोग देखेंगे तो इस माइक्रोस्कोप में आपको देखना है, क्या क्या देखना है, देखिए गौर से कि ये वाला पोर्शन जो आपका है 2 गार्ड सेल है। ठीक है, कवच कोशिका कहलाता है। और उसी कवच कोशिका के बीच में स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है बीच बीच में डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये सारा वो हमारा क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये एपिडर्मल लेयर या इसको सब्सिडरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मल लेयर कहिए या सब्सिडरी सेल कहिए। अब एक स्टोमाटा का अगर टीएस की का वर्णन हम लोग करें तो वो इस प्रकार से है। आप इसको गौर से देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, यानी ये लेयर जो दिख रहा है आपको, ये लेयर हमारा एपिडर्मिस है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे में ये वाला लेयर हमारा पैलिसेड टिश्यू है। ठीक है, और उसके बीच में ये सारा जो है ये सब कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। अब बीच में जो ये है आपका वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल में 2 चीजें होती है। ठीक, वेस्कुलर बंडल में एक ऊपर वाला जाइलम है और नीचे वाला फ्लोएम है। यहाँ रिमार्क करने के लिए छूट गया, आप लोग डाल दीजिए जाइलम फ्लोएम, ये दोनों जाइलम फ्लोएम को मिला दीजिए, वेस्कुलर बंडल बन गया। और इसके नीचे में इस वाला इलाका में आपका स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब यहाँ पर कि नीचे वाला जो इंडोडर्मिस वाला लेयर है, नीचे वाले को, उसमें से ये वैक्यूल, यहाँ ये स्टोमाटा का स्पेस दिख रहा है। इस स्टोमाटा में देखिए गौर से, यहाँ शो है कि ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर जा रहा है। इसी जगह गार्ड और इस जगह एक लार्ज वैक्यूल्स टाइप का होता है जहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक रहता है। और इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि किसी पत्ते के इंटरनल स्ट्रक्चर का वर्णन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आप इस डायग्राम को देख लीजिए, अगर आपको यहाँ से डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी बुक का हेल्प ले सकते हैं, वहां पर आपको डायग्राम एक से एक मिलेगा, आप उसको देखिए और समझिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लिखा है कि पत्ती में स्टोमाटा पाया जाता है जिसके मध्य में छिद्र होता है। ठीक है, इसके मध्य में पौधों, इससे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, और एक बात याद रखना है आपको कि स्टोमाटा की 2 स्थिति होती है। ठीक है, ये पहला स्थिति है खुला स्टोमाटा, दूसरा होता है बंद स्टोमाटा। ये ध्यान रखना, ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा। ओपन और क्लोज स्टोमाटा गार्ड सेल पर निर्भर करता है। देखिए ध्यान से, जैसा कि आपको बताए थे कि ये वाला गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, ये ओपन स्टोमाटा का इस तरीके से दिखा दीजिए, क्लोज स्टोमाटा का बंद करके दिखा दीजिए। बाकी आपको बता चुके थे कवच कोशिका, क्लोरोफिल और क्या होता है, ये आपको पहले हम बता चुके थे। ठीक है, अब जस्ट अभी ऊपर में बताएं। इस प्रकार से स्टोमाटा का खुलना और बंद होना हम लोग समझते हैं। ठीक है, खुला स्टोमाटा क्या होता है बच्चों? खुला स्टोमाटा की बात करेंगे तो स्टोमाटा का बंद होना और खुलना कवच कोशिका पर निर्भर करता है। जब स्टोमाटा जल अवशोषित कर लेता है, यानी जल अवशोष करेगा, तो कब करेगा? दिन में करेगा। ठीक है, जड़ से। ठीक, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन, वो दिन में संपन्न होता है, इसलिए वाटर जो जड़ के द्वारा प्लांट ऊपर की ओर लेगा, ठीक है, वो दिन में ज्यादा करेगा। ठीक, जो कवच कोशिका उस समय फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। ठीक उसी का रिवर्स देखा जाए, इसके विपरीत हम लोग रात्रि के समय में क्या होगा, स्टोमाटा से जल बाहर चला जाता है तो पुनः कोशिका सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण से कहते हैं और स्टोमाटा
के आंतरिक संरचना का हम लोग वर्णन किए। अब हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी प्रकार से आप लोग मेरे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को समझने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।